Okay, we'll continue our previous lecture. In the previous lecture, we were discussing about ancestral renal disease. और इसके बाद इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो प्रोटीन फॉर्मेट। हमने लास्ट टाइम उसकी पैथोफिजियोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी। उसके अलावा जो है हम इसके साथ उसके क्या न्यूट्रिशन डायग्नोसिस क्या हो सकती है, असेसमेंट कैसे की जा सकती है, ये सारी पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। प्रोटीन रिक्वायरमेंट स्पेशली इन एंडोस्टेल रीनल डिजीज, जब पेशेंट डायलिसिस भी होता है तो उस टाइम पे प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर पेशेंट डायलिसिस में नहीं है तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी नहीं, उस टाइम पे कम हो जाएगी। अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। क्योंकि डायलिसिस के अंदर प्रोटीन लॉसेस हो रहे होते हैं, चाहे वो हीमोडायलिसिस है या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस में प्रोटीन लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हीमोडायलिसिस में थोड़े से कम कम होते हैं, लेकिन प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लॉसेस 10 टू 12 ग्राम आपके लॉसेस हो जाते हैं इन केस इन द व्हेन द पर्सन इज ऑन डायलिसिस, उस पे यानी ही नीड हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के अंदर आपके 10 टू 12 ग्राम जो प्रोटीन लॉस हो जाते हैं। आप इसके अंदर जो है एल्बुमिन टर्नओवर से आप जो है टर्नओवर अल्टर हो जाएगा, तो फ्रॉम एल्बुमिन यू कैन आइडिया, आप एल्बुमिन के लेवल से देख सकते हैं कि प्रोटीन लॉसेस क्या है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से प्रोटीन डिग्रेडेशन बढ़ रही है। सो मैंने यहाँ पे नीचे लिंक एक शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। आप अपना जब लेक्चर डाउनलोड करेंगे तो आपको लिंक मिलेगा एक्सप्लेनिंग डिटेल मेटाबॉलिक एसिडोसिस का लिंक एक्सप्लेन किया गया है विद प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन डिग्रेडेशन। सो इन शॉर्ट के हेमोडायलिसिस के अंदर आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो रही है। और प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी कितनी चाहिए होगी? 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट, और उसमें 50% से ज़्यादा जो है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होनी चाहिए आपकी। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर प्रोटीन लॉसेस और बढ़ जाते हैं। 50% जो आपके जो हैं डायलिसेट से जो लॉसेस हैं वो 50 टू 100% इंक्रीज़ हो रहे हैं। अभी देखिए फिर डायलिसेट जब आप बॉडी से निकालते हैं तो उससे आप प्रोटीन लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से आपको 15 टू 36 ग्राम जो है वो 24 आवर्स में आपकी प्रोटीन लॉस हो जाती है। तो इसलिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका भी मैंने एक लिंक शेयर किया है कि किस तरह पेरिटोनाइटिस या पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनाइटिस की कंडीशन भी हो जाती है और उससे किस तरह लॉस होता है। इसमें मैकेनिज्म अभी इतना क्लियर नहीं है येट, बट आप वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी क्लियर आइडिया हो जाएगा इस चीज़ के बारे में कि क्या है इसके बारे में। तो 1.2 टू 1.5 ग्राम पर केजी पर डे आपको प्रोटीन चाहिए। ये जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, इसके मैक्सिमम पॉइंट्स के मैकेनिज्म क्लियर नहीं है, बट फिर भी मैंने लिंक शेयर किए हैं, कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। डिटेल मैकेनिज्म एट द एंड इट्स सेड दैट के मैकेनिज्म इज नॉट येट क्लियर, क्योंकि उसके ऊपर अभी इतनी रिसर्च नहीं हुई थी। तो इसलिए लेकिन कुछ पॉइंट्स आप उसको जब डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके पास क्लियर आइडिया आपको थोड़ा-सा हो जाएगा कि इसके में क्या है। बट हीमोडायलिसिस में और पेरिटोनियल डायलिसिस में प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। 1.1 से 1.2 in hemo and 1.2 to 1.5 gram per kg per day in peritoneal dialysis. एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है 25 टू 40 किलो कैल पर केजी ऑफ द बॉडी वेट अब एनर्जी रिक्वायरमेंट आपकी होगी इन दीज कंडीशंस। और आप जो लास्ट में मैं एक समराइज भी करूंगा पूरे की, तो आपको उसके अंदर क्लियरली इसके बारे में डिटेल आइडिया हो जाएगा कि कितनी देनी है। एडजस्टेड बॉडी वेट, एडजस्टेड बॉडी वेट इसको इस्तेमाल करते हैं जब आपका परसेंटेज आइडियल बॉडी वेट लेस देन 95% हो या ग्रेटर देन 115% हो। अभी अगर आपका परसेंटेज आइडियल बॉडी वेट इस रेंज में है तो ठीक है। अगर इस रेंज से आउट हो रहा है, कम हो रहा है, अगर 95% से 115% में है तो आप अपना जो है बॉडी वेट जो है यूज करेंगे। लेकिन जो है अगर परसेंटेज आइडियल बॉडी वे एडजस्टेड बॉडी वेट तब कब यूज करेंगे जब आपका परसेंटेज आइडियल बॉडी वेट लेस देन 95% है या ग्रेटर देन 115%। तो आप परसेंटेज आइडियल बॉडी वेट कैसे निकाल सकते हैं? तो आप अपना-अपना आइडियल बॉडी परसेंटेज आइडियल बॉडी वेट निकाल लें और यहाँ पे नीचे जो है कमेंट्स करें, जो है वो चैट बॉक्स में कमेंट करें, आपका परसेंटेज आइडियल बॉडी वेट क्या है? जल्दी से निकालें। परसेंटेज आइडियल बॉडी वेट जल्दी अपना निकालें, कैलकुलेट करके नीचे कमेंट कर दें।
ओके 92.5 ये किसने कहा है 92.5 सादिया 76 76 हाजरा यूनुस 76 अच्छा चलिए मुझे बताइए आप निकाल कैसे रहे हैं 52 मुझे सही नहीं लग रहा चलिए एक दफ़ा आप मुझे बताएंगे कि आप कैसे निकाल रहे हैं आप अनम्यूट कर सकते हैं So current weight divided by ideal into 100. करंट वेट डिवाइडेड बाय आइडियल इनटू 100 अच्छा सर आइडियल बाय एक्चुअल नहीं होता? यस बिल्कुल यही मैं कहने वाला था आप अपना आइडियल करेंगे ऊपर रखेंगे नीचे आप अपना एक्चुअल रखेंगे और 100 करेंगे देन आपका रिजल्ट ठीक आएगा तो अगर जिसका 52 आ रहा है वो इसी वजह से कम हो गया है या फिर इसका बहुत कम आया है वो इसी वजह से है नॉर्मली अगर 95% से कम है इसका मतलब यू आर अंडर वेट अगर 115 से कम है इसका मतलब यू आर ओवर वेट एंड इट दैट्स बिटवीन सर इसका मतलब नॉर्मल रेंज में जा रहे हैं सर दोबारा से बता दें मैं फिर तो अंडर वेट हूँ तो फिर मेरा तो 55 सही है। suppose my weight is 66 okay but my ideal body weight is 72 so I will multiply it with 100 ठीक है so what will be the result I think it will be 1110 approximate not sure but इस तरह आप कैलकुलेट करें अपना तो आपका जो है नॉर्मल रेंज में आएगा अगर आप इस तरह जो है अब इस तरह दोबारा से कैलकुलेट करें और जल्दी से बता दें मुझे ठीक है ओके फैट फैट रिक्वायरमेंट इसके अंदर ये बड़ा एक है इसके अंदर कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर क्रोनरी आर्टरी डिजीज का जो रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है हीमोडायलिसिस अब इसकी मेन वजूहत इसके पीछे हाइपरटेंशन डायबिटीज यही कंडीशंस है मेन एक्चुअल जो है इसको जो कि आपका जो है हाइपरटेंशन और डायबिटीज आपको क्रोनिक किडनी डिजीज भी करवा रही है साथ में आगे फर्दर इट कैन लीड टू आपके क्रोनरी आर्टरी डिजीज इसके साथ जो है आपके जो कैल्शियम और फास्फोरस होम्योस्टेसिस में उसकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रही है एंड दैट मेटाबॉलिज्म जो है वो उसकी वो भी जो है आपके एथेरोस्क्लेरोसिस का लेवल को बढ़ा रही है आपको याद होगा जब हम सीवीडी में एथेरोस्क्लेरोसिस वाला हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ भी डिस्कस किया था इनके आपका कैल्शियम जो है वो साथ में वहाँ पे जाके जो है कैल्शियम की वजह से जो कैल्सिफिकेशन ज़्यादा होती है उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क और बढ़ जाता है तो अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म भी उसके लेवल को इंक्रीज कर देती है उसका जो है आपका क्रोनिक आर्टरी डिजीज का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो आप इसके अंदर हेमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस है तो आप पेशेंट को इट्स बेटर कि यू विल रिकमेंड टीएलसी डाइट तो हम इस कंडीशन के अंदर हम टीएलसी थेरापेटिक लाइफस्टाइल चेंजेस डाइट जो है हमने डिस्कस की सीवीडी के अंदर वही हम यहाँ पे यूज करेंगे अब यहाँ पे देखिए टीएलसी डाइट को आप जो है सैचुरेटेड फैट 7% तक लेते हैं आप 10% तक जो है पॉलीअनसैचुरेटेड फैट लेते हैं हम 25 to 35% तक हम टोटल फैट ले रहे हैं ये वैसे ही है कार्बोहाइड्रेट्स भी 50 to 60% है प्रोटीन 15% तक है कोलेस्ट्रॉल आपका लेस देन 200 मिलीग्राम पर डे है आपका जो टोटल कैलोरीज डिपेंड ऑन योर बॉडी कंडीशंस फाइबर रिक्वायरमेंट जो है वो दैट्स नॉर्मल जो कि हम पहले 14 ग्राम पर 1000 कैलोरीज हम लेते हैं पोटेशियम पोटेशियम रिक्वायरमेंट जो है वो 2 to 3 ग्राम आपके जो है पर डे पोटेशियम जो है हीमोडायलिसिस में देते हैं अभी जो है जो पेशेंट्स ओलिगोरिक हैं या फिर जो एनीरिक हैं जिनका अगर जो यूरिनेशन है वो बहुत कम है यूरिन पास आउट या फिर है ही नहीं उसके अंदर हाइपरकलीमिया की कंडीशन हो जाती है और हाइपरकलीमिया की वजह से एरिथमियाज आ सकते हैं एरिथमियाज ठीक है फेटल एरिथमियाज अभी की अब इसकी वजह से डेथ भी मुतवक्किल हो सकती है डेथ का इन द केस ऑफ अगर हाइपरकलीमिया हो गया है तो नॉर्मल रेंज ये है ये दिस इज अ नॉर्मल रेंज और सिवियर हाइपरकलीमिया हो जाता है अगर वो आपके 7 मिलीकोलन पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो हीमोडायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस में क्योंकि लॉसेज की वजह से पोटेशियम जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है पोटेशियम रिक्वायरमेंट हम पोटेशियम दे सकते हैं लेकिन जो अगर पेशेंट ओलिगोरिक है या एन्यूरिक है पेशेंट इज नॉट ऑन हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस इन दैट केस जो है आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम होती है पोटेशियम की ठीक है
ओके, पेशेंट जो है अगर पेशेंट जो है उसको हेमोडायलिसिस पे है, उसको अगर हमने देनी है आपको कितना 2 to 3 ग्राम अगर आपको देना है पोटेशियम 3 ग्राम, तो आप जो है उसको ऐसी फूड्स जो है जिसके अंदर आपको उतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, आपने वो वाले फूड्स बता देंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा दे दिया 40 उससे ज़्यादा अगर हम जाएँगे तो हाइपोकालेमिया की कंडीशन हो सकती है। सो विल काउंसल द पेशेंट कि आप किस तरह जो है अपनी फूड कौन-सी फूड्स आपने लेनी है, पोटेशियम रिच डाइट जो है, पोटेशियम रिच फूड्स जो हैं वो हम उसके अंदर उसको ड्यूरिंग काउंसलिंग उसको बता देंगे कि दीज़ आर द पोटेशियम रिच फूड्स एंड दीज़ आर द foods that are low in potassium. ओके, जो पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनके अंदर अक्सर जो है पोटेशियम लेवल लो हो जाता है, कि हमने डिस्कस किया डायलिसिस में पोटेशियम लॉसेस भी ज़्यादा हैं, पोटेशियम बाकी लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इन 30 कंडीशंस जो है आप जितने भी पेशेंट्स हैं उनके अंदर लो सीरम पोटेशियम हो सकता है। तो इसके अंदर हमें रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने कहा कि हमने हेमोडायलिसिस का पेशेंट है, उसके अंदर लॉसेस कम हैं, उसकी वजह से पोटेशियम का लॉसेस अगर कम है तो हाइपरकालीमिया की कंडीशन हो सकती है। अगर जो है आपने पोटेशियम ज़्यादा लिया तो पेरिटोनियल के अंदर जो है अक्सर जो है लो पोटेशियम जो है रिपोर्ट हुआ है, जिसकी इसलिए हम इसके अंदर जो है इतनी पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे। ठीक है? These are the few food sources, high potassium foods and low potassium foods. You can review these foods. And I will also share your renal exchange list. आप उसको देख सकते हैं। एंड इस केस स्टडी करने के लिए आपको renal exchange list को फॉलो करना है। शायद मैंने आपको पहले बताया था। renal exchange list के अंदर थोड़े सा डिफरेंस आता है बाकी नॉर्मल exchange list से। तो आपने renal exchange list को फॉलो करना है इसके लिए। फ्लूइड एंड सोडियम, ठीक है। सोडियम रिक्वायरमेंट 2 to 4 ग्राम 2 लीटर अगर फ्लूइड दिया जा रहा है तो उसके लिए आप 2 to 4 ग्राम सोडियम दे सकते हैं। दीज आर द कुछ टिप्स हैं कि फ्लूइड इनटेक आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, कि हमने इसके अंदर फ्लूइड इनटेक कम रखना है। तो कुछ टिप्स हैं, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं कौन कौन से टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं इन द केस ऑफ सीकेडी, किस तरह जो है फ्लूइड इनटेक। दीज आर द जनरल टिप्स जो कि आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, और ये टिप्स जो हैं काउंसलिंग के दौरान पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। फास्फोरस, फास्फोरस जो है इसका लेवल हाइपरफास्फेटेमिया जो है जब भी आपका जीएफआर कम होगा हाइपरफास्फेटेमिया की कंडीशन हो सकती है। सो आपको हीमोडायलिसिस हो या पेरिटोनियल डायलिसिस हो, आपको 800 to 1000 मिलीग्राम जो है इस कंडीशन में आपको फास्फोरस देना है। अगर आप इसे फास्फोरस ज़्यादा नहीं कर सकते, नॉर्मल जो है हम फास्फोरस जो है रिक्वायरमेंट जो है इससे ज़्यादा है, बट इन द केस ऑफ हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस हम 800 to 1000 मिलीग्राम पर डे तक फास्फोरस हम देंगे। अब यहाँ पे इश्यू ये आता है कि जो हमने कैल्शियम ज़्यादा करना होता है इसके अंदर। तो जब हम कैल्शियम ज़्यादा करते हैं, जो फूड्स कैल्शियम जिसके अंदर है उसके अंदर फास्फोरस भी मौजूद। सो ये बहुत ज़्यादा इश्यू आ सकता है इसके अंदर कि हाइपरफॉस्फेट जब आप कैल्शियम पूरा करते-करते हाइपरफॉस्फेटेमिया में ना चले जाएँ। जी, कुछ फूड्स हैं जो कि हाई इन फास्फोरस हैं। यू हैव टू लिमिट दीज़ फूड्स ताकि हाइपरफॉस्फेटेमिया की कंडीशन ना आए। डाइटरी कैल्शियम रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो रही है सीकेडी में। जैसे अभी मैंने बताया कि जिन फूड्स के अंदर कैल्शियम है, उसके अंदर फास्फोरस भी मौजूद है। तो इसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन है कि अगर आपने कैल्शियम दिया तो साथ में फास्फोरस भी बढ़ जाएगा, तो अब हमने इसको कैसे लिमिट करना है। कैल्शियम जो है आप देंगे, कैल्शियम अगर सप्लीमेंट की फॉर्म में दे रहे हैं, तो कैल्शियम आप दे सकते हैं इन द फॉर्म आप जो है एम्प्टी स्टमक दें ताकि उसकी एब्ज़ॉर्प्शन या फिर बिटवीन बिटवीन द मील्स रहें, ताकि उसकी एब्ज़ॉर्प्शन ठीक रहे। कैल्शियम फास्फोरस बाइंडर्स दिए जा सकते हैं ताकि फास्फोरस की एब्ज़ॉर्प्शन ना हो। तो कैल्शियम फास्फेट बाइंडर्स जो है नॉर्मली दीज़ आर द कुछ सप्लीमेंट्स अभी आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप कैल्शियम फास्फेट बाइंडर्स दे सकते हैं, इसके साथ ताकि फास्फोरस की एब्ज़ॉर्प्शन ना हो। इसके बाद जो है आप कैल्शियम जो है आप डाइट से और सप्लीमेंट से दोनों से आपकी जो है 2000 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा एक्सीड ना हो। ठीक है? चाहे आप वो दे रहे हैं जो आप कैल्शियम दे रहे हैं डाइट से, या फिर आप जो सप्लीमेंट्स की फॉर्म में दे रहे हैं जो इसके अंदर फॉस्फेट बाइंडर्स जो है
फास्फोरस बाइंडर्स दे रहे हैं, उसके अंदर भी कैल्शियम मौजूद है, या फिर आप कैल्शियम डाइट के जरिए दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, तो आपकी 2000 मिलीग्राम तक आप कैल्शियम दे सकते हैं। अब जो सीरम टारगेट लेवल है कैल्शियम और फास्फोरस का, वो है कि इनका अगर कैल्शियम फास्फोरस प्रोडक्ट की बात करें तो वो 55 मिलीग्राम स्क्वायर पर डेसीलीटर स्क्वायर। अब ये क्या है कि आप जो है देखें, ये दोनों का प्रोडक्ट जब लेंगे ना, दोनों की नॉर्मल वैल्यू का प्रोडक्ट लेंगे तो वो 55 होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। तो नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, 8 पॉइंट कैल्शियम आपकी जो कैल्शियम की 8.4 टू 10.2, ये एंड दीज आर फास्फोरस। तो आपकी ये जो नॉर्मल वैल्यू इस रेंज में होने चाहिए आपका कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल, और स्पेशली लो रेंज में हो तो ये बेस्ट है। ये दीज आर द ये नॉर्मल वैल्यूज इन योर सीरम। तो आपके जो दोनों के अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये 55 से कम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। These are some phosphate binders that can be used to decrease phosphorus absorption, like calcium acetate है, calcium carbonate है, कैल्शियम सिट्रेट है। तो अगर जब हम ये देखिए, हमने बात की ना कि कैल्शियम जब आप फॉस्फेट बाइंडर्स की फॉर्म में जब आप कैल्शियम दे रहे होंगे, तो उस दोनों से मिला के आपका फॉस्फो कैल्शियम का लेवल जो है वो 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपका एक्यूट किडनी इंजरी में आपके जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, एमएनटी है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, उसके ये जस्ट ओवरव्यू है कि प्रोटीन आपको 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी देनी है। ये एक्यूट किडनी इंजरी की बात कर रहे हैं हम। एनर्जी रिक्वायरमेंट आपकी 30 टू 40 किलो कैल पर केजी है। पोटेशियम आपकी 30 टू 50 मिली कोलेंट पर डे है। ओके, आपकी सोडियम 20 टू 40 है। यूड जो है जितना आप लॉस हो गया उससे आप एक्स्ट्रा बस 500 ml ऐड कर देंगे। फास्फोरस जितना आप लिमिट हो सके उसको लिमिट करेंगे। ये जो है बाकी आपके एक्यूट किडनी इंजरी है, सीकेडी की कंडीशन है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, हेमोडायलिसिस है, परटोनल डायलिसिस है। हमने हर एक को डिटेल में नहीं डिस्कस किया, इसके अंदर हमने हेमोडायलिसिस और परटोनल डायलिसिस को ज़्यादा देखा है, और एक या एक के बारे में थोड़ा सा क्लास डिस्कस। में उसके बाद पढ़नी है। तो इन कंडीशंस ये दीज आर द मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, आप इसको ओवरव्यू कर सकते हैं। ओके, ये जो है चलो रीनल अभी तो फेलियर। डेढ़ हुआ है, 2 बजे उठ के नमाज। जी, हम डिस्कस कर रहे हैं कि रीनल फेलियर के अंदर एज यू नो, रीनल फेलियर के अंदर जो है अगर डायलिसिस पे है तो रिक्वायरमेंट कम हो जाती हैं, डायलिसिस पे है तो बढ़ जाती हैं, नहीं है तो रिक्वायरमेंट कम, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स या बाकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें डायलिसिस के लिए अलग से फार्मूला यूज़ करना है, और अगर पेशेंट डायलिसिस में नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो उसके लिए अलग से फार्मूला इस्तेमाल। तो दीज आर डिफरेंट फार्मूलाज। अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो इसके लिए हम नेप्रो विथ कार्ब स्टडी ये यूज़ करेंगे, नेप्रो नेप्रो यूज़ करेंगे, एंड नोवा सोर्स यूज़ करेंगे अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो, नोवा सोर्स रीनल। अगर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है तो उसके लिए रीनल कॉल है और स्प्लेना है। ये कुछ जो यूज़ किए जा सकते हैं। And these are the, you can find details of these formulas from these links. आप इनको देख सकते हैं, ये आपके पास एक केस स्टडी है। आपने इसके स्टडी कहीं पेशेंट इज ऑन डायलिसिस तो कहीं हेमोडायलिसिस पे है, आपने इसकी ब्लेंडराइज डाइट देनी है, फार्मूला सेलेक्ट करना है, आप इसके अंदर कौन सा फार्मूला रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, and that's all for lecture number 15, and we completed in 2 lectures. So in the next lecture we discuss, we have I think we have 2 more lectures on enteral feeding, so we'll try to complete it in next week, hopefully, and then in next 2 weeks 3 weeks our syllabus will be completed, so then we'll start assignments and presentations.